नमस्ते। हमारे चारों ओर की दुनिया अनगिनत एलिमेंट्स यानी तत्वों से बनी है। पर क्या कभी सोचा है कि इन्हें अलग-अलग ग्रुप में कैसे बांटा जाता है? आज हम इन्हीं तत्वों के दो सबसे बड़े परिवारों मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु के बीच की दुनिया को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक सोने की अंगूठी इतनी क्यों चमकती है, जबकि कोयले का टुकड़ा इतना डल और बेजान सा क्यों लगता है? इसका जवाब छिपा है इनकी असली पहचान में कि ये किस टीम से हैं। तो ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये एक पहचान की कहानी है। हम उन नियमों को खोजने जा रहे हैं जो एक एलिमेंट को मेटल बनाते हैं और दूसरे को नॉन मेटल। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त मुकाबला। तो मुकाबले के लिए तैयार हैं? पहले राउंड में हम इनके फिजिकल गुणों को देखेंगे। मतलब ये कि ये बाहर से कैसे दिखते हैं, महसूस होते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो है इनकी शाइन यानी चमक। मेटल्स जब अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं ना, तो उनकी सतह पर एक खास चमक होती है जिसे मेटालिक लस्टर कहते हैं। दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स, जो ज्यादातर एकदम डल होते हैं बिना किसी चमक के। बस यहीं से पहला बड़ा फर्क दिख जाता है। अब बात करते हैं हार्डनेस की। ज्यादातर मेटल्स काफी हार्ड होते हैं। लोहा या तांबे को ही देख लीजिए। इसके ठीक उल्टा नॉन मेटल्स अक्सर सॉफ्ट होते हैं, जैसे सल्फर, जिसे आप आसानी से पाउडर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, कहानी में एक ट्विस्ट है। इस रूल के कुछ बहुत ही मजेदार अपवाद भी हैं जो हम आगे देखेंगे। अगला गुण है मैलिएबिलिटी, जो कि मेटल्स की एक तरह की सुपर पावर है। मतलब आप उन्हें हथौड़े से पीट कर बहुत ही पतली शीट्स में बदल सकते हैं और वो टूटेंगे भी नहीं। सोना और चांदी तो इसके चैंपियन हैं। वहीं अगर किसी नॉन मेटल पर हथौड़ा चलाया तो बस वो चूर-चूर हो जाएगा। मलिएबिलिटी से ही मिलती जुलती एक और कमाल की प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। ये पीटने की नहीं बल्कि खींचने की कला है। डक्टिलिटी का मतलब है किसी चीज को खींचकर पतले तार में बदल देना, और वो भी बिना टूटे। और ये फैक्ट तो शायद आपका दिमाग हिला देगा। सिर्फ 1 ग्राम सोना और उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि मेटल्स असल में कितने लचीले हो सकते हैं। अब आते हैं कंडक्टिविटी पर। मेटल्स जो है ना, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेहतरीन कंडक्टर होते हैं। मतलब वो इन्हें आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। यही वजह है कि हमारे किचन के बर्तन और बिजली के तार मेटल से बनते हैं। और नॉन मेटल्स, वो इसके एकदम ऑपोजिट हैं। वो होते हैं इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं। इसीलिए तो बिजली के तारों के ऊपर इनकी कोटिंग होती है, ताकि हमें शॉक ना लगे। तो नियम तो हमने सेट कर लिए, है ना? मेटल्स ऐसे होते हैं, नॉन मेटल्स वैसे। लेकिन साइंस को रूल ब्रेकर्स बहुत पसंद है। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही बागी एलिमेंट से जो इन नियमों को नहीं मानते। पहला रूल ब्रेकर, मर्क्यूरी यानी पारा। नियम क्या था कि सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, पर मर्क्यूरी ये अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड है ना? अजीब। और वो हार्डनेस वाला रूल याद है? अब मिलिए सोडियम और पोटेशियम से। ये मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें आप चाकू से मक्खन की तरह काट सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मेटल हैं। अब जरा नॉन मेटल्स की टीम में भी देख लेते हैं। यहाँ है आयोडीन। नियम के हिसाब से इसे तो डल होना चाहिए, पर नहीं, इसमें तो मेटल्स जैसी जबरदस्त चमक होती है। ये वो नॉन मेटल है जिसे शायद मेटल जैसा दिखना पसंद है। और शायद सबसे फेमस रूल ब्रेकर तो ग्रेफाइट ही है तो ये कार्बन का एक रूप, यानी एक नॉन मेटल, पर ये बिजली का इतना शानदार कंडक्टर है। आपकी पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट है ना, वो भी एक सर्किट पूरा कर सकता है। तो अब समझ आया, ये फैमिलीज उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी लगती हैं। चलिए, तो फिजिकल मुकाबला तो हो गया। अब बारी है इनके असली कैरेक्टर को टेस्ट करने की। राउंड 2, द केमिकल गॉन्टलेट। अब देखते हैं कि जब इन्हें परखा जाता है तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलने पर क्या होता है। एक तरफ है पोटेशियम और सोडियम, जो इतने रिएक्टिव हैं कि हवा में आते ही आग पकड़ लेते हैं। फिर आते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। और आखिर में है सोना और चांदी, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ऑक्सीजन को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। पानी के साथ भी हमें एक ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है।
कुछ जैसे सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी में ही धमाका कर देते हैं, कुछ को थोड़ा मनाना पड़ता है जैसे मैग्नीशियम जो सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट करता है, और कुछ तो और भी नखरे वाले हैं जैसे लोहा और एल्यूमिनियम जिन्हें रिएक्ट करने के लिए भाप यानी स्टीम चाहिए। ये एक पूरी रिएक्टिविटी की सीढ़ी है। और ये जो सेटअप है ये दिखाता है कि साइंटिस्ट्स ये टेस्ट कैसे करते हैं। वो मेटल के ऊपर से स्टीम गुजारते हैं जिससे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये उन मेटल्स को परखने का तरीका है जो ठंडे या गर्म पानी से टस से मस नहीं होते। अब अगर इन्हें एसिड में डाला जाए तो भी कहानी वही रहती है। मैग्नीशियम सबसे तेजी से रिएक्ट करता है और खूब सारी हीट निकलती है। उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा। रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होता जाता है। और कॉपर, उसे तो एसिड से कोई मतलब ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करता। तो देखा ये रिएक्टिविटी का पैटर्न कितना कंसिस्टेंट है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? जवाब सिंपल है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को समझना ही हमारी दुनिया को शेप देने की चाबी है। किचन की फॉइल से लेकर राजा महाराजाओं के मुकुट तक हर जगह इसका असर दिखता है। चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। बिजली के तार कॉपर के होते हैं क्योंकि वो डक्टाइल है और एक बेहतरीन कंडक्टर। खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो मैलिएबल है। सोने के गहने सालों साल चमकते रहते हैं क्योंकि सोना नॉन रिएक्टिव है। और नॉन मेटल्स के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। ऑक्सीजन के बिना सांस कैसे लेंगे, और कार्बन तो पूरी जिंदगी का आधार है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ही इनकी किस्मत तय करती हैं। और जब हम इन नियमों को और हाँ उन रूल ब्रेकर्स को भी समझ जाते हैं, तभी हम इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से अपने आसपास की दुनिया बना पाते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल, अगर ये नियम इतने ही पक्के हैं तो हम इन्हें तोड़ते कैसे हैं? कैसे हम मेटल्स को मिलाकर एलॉयज बनाते हैं, या मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाकर कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज एकदम नई और हैरान करने वाली होती हैं? खैर, ये कहानी फिर कभी।